20 जुलाई 2026 पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन का पहला दिन। दिल्ली में स्टूडेंट्स का मार्च पार्लियामेंट की तरफ बढ़ा। फिर सामने आए कुछ वीडियोस जिसको पुलिस ने नकार दिया। पुलिस का एक ऑफिशियल बयान आया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई और पूरी सिचुएशन को प्रोफेशनली हैंडल किया गया है। लेकिन उसी शाम आरएमएल हॉस्पिटल में लगभग 100 लोग अपना इलाज कराने इमरजेंसी वार्ड में पहुंचते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ लोग तो सीरियसली इंजर्ड थे और कुछ लोगों को आईसीयू में भी एडमिट कराना पड़ा, क्योंकि अब जनता के पास मोबाइल कैमरास हैं। शाम तक सारे वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होने लगे। ऐसे सिविल ड्रेस में पुलिस वाले हाथ में लाठियां लेकर स्टूडेंट्स पे मार्च करते हैं। शुरू में पुलिस ने बोला ये सब अफवाह है, लेकिन बाद में पुलिस ने माना कि वो लोग उनके ही आदमी थे। एक तरफ है पुलिस और गवर्नमेंट का बयान और दूसरी तरफ है हॉस्पिटल की गिनती। अब सेम सिचुएशन देखते हैं 96 ईयर्स पहले। 21 मई 1930 गुजरात, एक धरासना नाम की सॉल्ट फैक्ट्री। तब भी गवर्नमेंट की एक प्रेस रिलीज आई थी कि सिर्फ 170 लोग जख्मी हैं, उसमें से सिर्फ 3-4 लोग सीरियस हैं। वहां प्रेजेंट एक ब्रिटिश रिपोर्टर वेब मिलर, उसको इन सब चीजों पे भरोसा नहीं होता और उसने सोचा कि खुद जाके चेक करना है। जैसे उसने गिनती स्टार्ट की, 1, 10, 100, 200 और ये गिनती बढ़ती गई। अगेन एक तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट का सच और दूसरी तरफ हॉस्पिटल की एक्चुअल काउंट। दो सरकारें, लगभग 100 साल का डिफरेंस, बिल्कुल एक जैसी स्क्रिप्ट, क्योंकि दोनों जो बयान हैं वो एक ही कानून ने लिखे हैं। तो आज हम इसी चीज पे डिस्कस करेंगे कि जो आम लोगों पर लाठियां चलती हैं, निहत्थे लोगों पर, क्या वो सिस्टम का फेलियर है या सिस्टम बनाया ही इसलिए है। इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हमें उसी रूम में जाना पड़ेगा जहां पर ये फोर्स डिजाइन हुई। 1829 लंदन, रॉबर्ट पील नाम के एक इंसान ने दुनिया का सबसे मॉडर्न पुलिसिंग स्ट्रक्चर बनाया, जिसका सिर्फ एक मोटो था, पुलिस ही जनता है और जनता ही पुलिस है। पुलिस की ताकत डंडे से नहीं बल्कि जनता की सहमति से बनती थी। ये मॉडल प्रेजेंट था, ऑपरेटिंग सक्सेसफुली। लेकिन वही ब्रिटेन जब इंडिया का मॉडल बनाने बैठा तो उसने चूज किया इससे एकदम ऑपोजिट तरीका। लेकिन इसका स्टार्ट कैसे हुआ? ब्रिटेन के सर चार्ल्स नेपियर ने इंडिया में सिंध को जीता, एक ऐसा रिबेलियस एरिया जिसको कम पुलिस फोर्स के रहते हुए भी कंट्रोल करना था। तो उसे एक ऐसी फोर्स चाहिए थी जो जनता की सेवा ना करे बल्कि जनता को संभाले। इस चीज के लिए उसको दिमाग में आता है लंदन का मॉडल नहीं बल्कि एक आयरलैंड का मॉडल। वो मॉडल था रॉयल आयरिश कॉन्स्टेबलरी, आयरलैंड की वो पैरामिलिट्री फोर्स जिसे अंग्रेजों ने बनाया था कि ताकि जितनी रेवोल्यूशन की बातें हो, जितना किसानों का आंदोलन हो, उसको क्रश किया जा सके। ये जो पुलिस थी वो आम जनता के बीच भी नहीं रहती थी, ये बैरक्स में बंद रहती थी। इसके पास आर्मी की तरह वेपन्स होते थे और उसी तरह ये ऑर्गेनाइज्ड रहती थी। ये किसी ऑफिसर को नहीं बल्कि डायरेक्ट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती थी। और इस पुलिस का काम क्राइम को पकड़ना नहीं था बल्कि लोगों को दबा कर रखना था। यही शुरुआत थी इंडियन पुलिस की, वो फोर्स जो गुलाम जनता को दबा कर रखने के लिए बनाई गई थी। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो पूरे ब्रिटिश एम्पायर की जड़ें हिल गई। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने पूरा भारत अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया और उसने उसको गवर्न करने के लिए पूरा एक पुलिसिंग सिस्टम बनाया। 1860 का पीनल कोड, पुलिस एक्ट और 1862 में हाई कोर्ट, ये अलग अलग सेगमेंट्स नहीं थे बल्कि एक ही मशीनरी के अलग अलग पुर्जे थे जिसको भारत की जनता को सप्रेस करने के लिए बनाया गया था। इस मशीनरी का जो कोर था वो 1860 का पुलिस कमीशन ही था, जिसने खुले तौर पर आयरिश कॉन्स्टेबलरी को अपना मॉडल माना। इसमें यह डिसाइड हुआ कि जो इंडिया की पुलिस है वो एक मिलिट्री पुलिस की कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर लेगी और इसे कुछ छुपाकर नहीं किया। ये प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं। और 22 मार्च 1861 पुलिस एक्ट 5 जो कि पुलिस का बेस बना, वो पहली बार इंप्लीमेंट हुआ। इसी डॉक्यूमेंट से जो पुलिस का डीएनए है वो डिसाइड हुआ, जो कि आज भी कंटिन्यूअसली चल रहा है। इसमें कुछ चीजों पर ध्यान रखा गया। इसके रिक्रूटमेंट में गरीब और अनपढ़ लोगों को प्रेफरेंस दी गई ताकि ऊपर के फैसलों पर सवाल न उठा सकें। इसे रैंक पैरामिलिट्री सिस्टम भी कहा जाता है। एसपी आंसरेबल होता था कलेक्टर को और जो पूरी फोर्स थी वो लोकल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती थी। यानी जो पुलिस पर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल था वो कोई बाद में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, वो सिस्टम ही ऐसे बनाया गया था। 1902 में वाइसरॉय कर्जन के आदेश पर इस पुलिस फोर्स के स्क्रूटनी का आदेश दिया गया और ये किसी क्रांतिकारी ने सवाल नहीं उठाया बल्कि जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उसी ने इस चीज पर सवाल उठाए। इसके लिए कमीशन बना एच.एल. फ्रेजर के सुपरविजन में। इस रिपोर्ट ने कहा कि जो फोर्स है वो इनएफिशिएंट है, बैडली ट्रेन्ड है, पुअरली सुपरवाइज्ड है, करप्ट और ऑपरेसिव है। उन्होंने ये भी ऐड किया कि ये पुलिस फोर्स जनता का कभी भरोसा नहीं जीत पाई। ये सब लिखने के बाद भी ये कमीशन एक रिपोर्ट देता है कि इस पुलिस फोर्स को, इस पुलिस एक्ट को ऐसे ही रखा जाए और कुछ चेंज ना किया जाए। मतलब बीमारी जो है वो पता लगने के बाद भी इलाज से मना। मतलब सोचिए गवर्नमेंट जो अपनी पुलिस फोर्स को करप्ट और ऑपरेसिव कहे लेकिन उसे बदलने से मना कर दे, ऐसा क्यों? आइए इसका जवाब हम ढूंढते हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि आयरिश कॉन्स्टेबलरी जिसके बेस पर इंडियन पुलिस को बनाया गया उसका क्या हुआ। 1922 में आयरलैंड को आज़ादी मिली और लगभग तुरंत आयरलैंड ने उस पुलिस सिस्टम को हटा दिया। जिस पॉपुलेशन को दबाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये सिस्टम बनाया था, उस पॉपुलेशन ने आज़ाद होते ही इस सिस्टम को, इस मशीनरी को तोड़ दिया। सिर्फ सिस्टम ही नहीं तोड़ा,
नई पुलिस फोर्स में पुराने लोग भी नहीं लिए, खाली लगभग 2% लोग थे जिन्होंने कंटिन्यू किया नई फोर्स में। आयरलैंड ने उस पुलिस को एक कॉपी की तरह फाड़ कर फेंक दिया। लेकिन इंडिया, जिसकी खुद की जो फ्रीडम स्ट्रगल थी, जो आज़ादी की मूवमेंट थी, वो लाठियों से पिटी थी, उसी लाठी से। उसने आज़ाद होने के बाद उस कॉपी को फ्रेम कराकर अपनी दीवार पर टांग लिया। इंडिया आज़ाद हुआ, हमने नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, 17 करोड़ लोगों को वोटिंग का राइट मिला, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया। लेकिन उसी कमरे में जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, एक्ट 5 ऑफ 1861, उसको नहीं छेड़ा गया। इनफैक्ट हमने रिपोर्ट्स पढ़ी, उसमें कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं था कि उस पे बहस भी हुई हो। उस साइलेंस के पीछे कुछ तो रीज़न था। वो चीज़ जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुआ, और साथ ही में एक और डिसीजन लिया गया कि पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहेगी। यानी हर स्टेट के हाथ में वो पावर आ गई जो पहले ब्रिटिश वाइसरॉयज के हाथ में थी। ताकत वही, बस उसका जो मालिक है, जो मैनेजर है, वो बदल गया। आइए अब हम वो दिन देखते हैं जहां पर इस एक्ट का सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला। ईयर 1930, गुजरात। गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह की वजह से गिरफ्तार हो चुके थे। धरासना की सॉल्ट मिल पर मार्च करने की कमान संभाली एक कवि ने, जिनका नाम था सरोजनी नायडू। उनके पीछे लगभग 2500 वॉलंटियर्स। फिर वो हुआ जो हिस्ट्री में कैद हो गया। लोग मल्टीपल लाइंस में बस आगे बढ़ते चले गए, हाथ साइड में, कोई बचाव नहीं, कोई रिटेलिएशन नहीं, बस आगे बढ़ते गए। पुलिस स्टील की धार लगी हुई लाठियां उठाती है और धीरे धीरे लोगों को सिर पर मारना चालू करती है। आगे की रो जैसे गिरती जाती है, पीछे की रो बिना रिटेलिएट करते हुए सिर्फ आगे बढ़ती जाती है। मिलर ने लिखा, जो लोग थे वो दो दो की तह में गिरे हुए थे, किसी ने एक हाथ भी नहीं उठाया। वेब मिलर ये रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजना चाहते हैं, लेकिन जो टेलीग्राफ का ऑफिस है वो इसे भेजने से मना कर देता है। ऑपरेटर्स के मना करने की वजह से ये रिपोर्ट अटक जाती है। फिर वेब मिलर ने बोला कि अगर तुम ये मुझे रिपोर्ट नहीं भेजने दोगे तो मैं सबके सामने पब्लिकली बता दूंगा कि तुमने ये रिपोर्ट सेंसर की है। तो सेंसरशिप अपने आप में एक इशू बन जाएगा तुम्हारे लिए। उसके बाद किसी तरह ये रिपोर्ट रिलीज होती है। ये लड़ाई सिर्फ एक रिपोर्ट की नहीं थी, ये लड़ाई थी ये डिसाइड करने की कि जो ऑफिशियल काउंट है वो किसके हाथ में रहेगा, गवर्नमेंट के या विटनेसेस के। ये रिपोर्ट दुनिया भर में छपी, और इस रिपोर्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की सिविलाइज्ड हैंडलिंग ऑफ इंडिया, इस दावे की कमर तोड़ दी। इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद ये माना गया कि ये कानून बदलेगा। कोशिशें भी हुई, इतनी कि उसकी लिस्ट एक ग्रेवयार्ड जितनी लंबी है। गौर कमेटी 1971, राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 से 1981 तक, इन्होंने टोटल 8 रिपोर्ट्स दी पुलिस रिफॉर्म्स के लिए, और इन 8 में से एक को भी संसद में नहीं रखा गया। फिर रिबेरो, फिर पद्माभ्या, फिर मलिमत, फिर आया 2006 में मॉडल पुलिस एक्ट। डेकेड्स बीत गए, बहुत सारी इंक्वायरीज हुई, बहुत सारी कमिटीज बनी, और आउटकम सिर्फ एक, कि पुलिस के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बदलने की जरूरत है। फिर एक आदमी सामने आया जिसको इग्नोर करना इतना ईजी नहीं था, प्रकाश सिंह, उत्तर प्रदेश और असम के पूर्व डीजीपी। ये कोई आउटर क्रिटिक नहीं थे, ये सिस्टम का पार्ट रह के आए थे। 1996 में रिटायर होकर उन्होंने उसी सिस्टम के अगेंस्ट एक पीआईएल फाइल की, जिसका वो हिस्सा रहकर आए थे। 10 साल बाद 22 सितंबर 2006 को सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिकल फैसला आता है। 7 बाइंडिंग डायरेक्टिव्स, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग जो पूरी पुलिसिंग का कंट्रोल लेगी, ताकि जो पुलिस है वो पॉलिटिशियंस के कंट्रोल में ना रह सके। डीजीपी का जो टेन्योर है उसको फिक्स किया गया, और एक इंडिपेंडेंट कंप्लेंट मैकेनिज्म जिसमें लोग जाकर कंप्लेंट कर सके, वो पुलिसिंग से अलग हो। ऑन पेपर्स ये उस पूरे ढांचे को, जो कॉलोनियल ढांचा था, उस पुलिस स्ट्रक्चर पे ये पूरा अटैक था। प्रकाश सिंह उस दिन जीत गए, लेकिन आज भी हारे हुए हैं। 2006 से अब 2026, 2026 में कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग इंडिया में एक भी स्टेट नहीं मिला जिसने 7 डायरेक्टिव्स को पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया हो। और जो हुआ वो ना इंप्लीमेंट करने से भी ज्यादा खतरनाक था। 18 स्टेट्स ने नए पुलिस एक्ट बनाए, लेकिन इस मौके का फायदा उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स को कैसे बाईपास किया जा सके। मेहनत की, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं, उसके एकदम ऑपोजिट, लूप होल्स निकालने में। ये बताता है कि उनकी इंटेंशन क्या थी, लेकिन इसका आउटकम क्या होता है। आइए थोड़े नंबर्स देखते हैं। 2000 से लेके 2020 तक पुलिस कस्टडी में लगभग 1900 डेथ्स हुई। इसके लिए लगभग 900 केस दर्ज हुए, लेकिन सिर्फ 26 लोगों को सजा मिली। खाली एक साल अगर उठाएं 2017, उसमें 100 से ज्यादा डेथ्स हुई पुलिस की कस्टडी के अंदर, और इसके लिए 0 पनिशमेंट्स हुई। इनफैक्ट इस पे गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में जवाब दिया कि पिछले 5 सालों में हर साल लगभग 150 से 170 लोगों की पुलिस कस्टडी में डेथ्स होती हैं, और इसमें डिसिप्लिनरी एक्शन सिर्फ एक केस में लिया गया। सिस्टम्स हैं, रूल कहता है कि अगर कस्टडी में कोई डेथ होती है तो उसकी खबर जो है वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल को 24 घंटे के अंदर देनी है। लेकिन हर सिस्टम, हर रूल की तरह करप्शन के चलते ये भी पूरी तरह से काम नहीं करता। इसका जो दूसरा एंगल है वो ये है कि पुलिसिंग खराब होने का एक कारण है लिमिटेड रिसोर्सेज। ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है। यूएन के अकॉर्डिंग हर 1 लाख लोगों पर लगभग 220 पुलिस वाले होने चाहिए।
इंडिया में ये नंबर लगभग 150 है अभी। इनफैक्ट बिहार में तो ये नंबर 80 के आसपास है। अप्रूव्ड पोस्ट में से 22% खाली हैं और पुलिस बजट का लगभग सिर्फ 1 से 1.5% ही ट्रेनिंग पर खर्च होता है। इतनी थिन लेयर, इतनी टायर्ड और इतनी अनट्रेन्ड फोर्स क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल पाएगी? लेकिन इसका एक काउंटर पॉइंट भी है। 2025 में स्टेट ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अप्रॉक्स 8000 पुलिस वालों का सर्वे कराया गया। इसमें से 65% पुलिस वालों ने बोला कि सिर्फ शक के आधार पर हिंसा करना कोई गलत बात नहीं है पुलिस की। इस रिपोर्ट का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि गुजरात में लगभग 63% पुलिस वालों ने बोला टॉर्चर करना एक्सेप्टेबल है, जबकि केरला में ये नंबर सिर्फ 3% था। सिर्फ 3% पुलिस वालों ने बोला कि टॉर्चर करना हमारे लिए ठीक है। एक ही देश, एक ही लॉ, एक ही सवाल और जवाब में लगभग 20 टाइम्स का डिफरेंस। ये क्या हमारे पूरे हाइपोथेसिस को गलत प्रूव करता है? क्या 2026 के लाठीचार्ज के लिए 1861 के लॉ को रिस्पॉन्सिबल ठहराना ठीक है? कई बार पुलिस एक्ट में अमेंडमेंट भी हुए। 18 स्टेट्स ने, जैसे हमने बताया, कि अपने नए पुलिस एक्ट्स बनाए। और जो 20 जुलाई को दिल्ली में हुआ, वो धरासना की भीड़ नहीं थी। उन्होंने हाथ अपने साइड में नहीं रखे हुए थे। भीड़ ने बैरिकेडिंग के काफी लेयर्स को तोड़ा। जो अप्रूव्ड लाइन थी उसको पार करके पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश की। और पुलिस ने ये भी बताया कि लगभग 118 जो पुलिसकर्मी है वो भी घायल हुए। और लाठीचार्ज, टीयर गैस, वाटर कैनन्स, ये सब तो डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस, फ्रांस, यूके ये सब भी करते हैं पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। ये तो डेवलप्ड कंट्रीज है और यहाँ पर कोई कॉलोनियल कानून भी नहीं है। हमारे फ्रेंड पाकिस्तान ने तो 2022 में ये पूरा पुलिसिंग सिस्टम रिफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद भी कोई बदलाव नहीं आया। तो क्या हम पुराने कानून को एक बिना बात ही ब्लेम दे रहे हैं? इस आंसर के लिए चलिए हम 3 चीज़ मान लेते हैं। कानून वही रहने से पुलिस का जो बिहेवियर है वो भी सेम रहे, ये ज़रूरी नहीं है। माना पुलिस फोर्स कम और थकी हुई है, और ये भी माना कि 20 जुलाई की जो जनता है वो सत्याग्रह ही नहीं थी। तो इसका जो असली पॉइंट है वो ये है कि 1861 का जो लॉ था वो लाठीचार्ज की सीधी वजह नहीं था, बल्कि पुलिस फोर्स से ब्रेक हटा दिया जाना था। उस लॉ ने 3 काम किए। पुलिस फोर्स को गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा, उसकी प्रायोरिटी क्राइम पकड़ना नहीं बल्कि जनता को कंट्रोल में रखना बनाया, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि उसकी अकाउंटेबिलिटी हटा दी। ब्रेक हटा दीजिए, फिर गाड़ी कहाँ जाएगी ये डिसाइड करती है लोकल गवर्नमेंट। इसलिए केरला और गुजरात में इतना ड्रास्टिक डिफरेंस है। सेम कानून पे 20 टाइम्स ये डिफर कर गया कि किसकी सरकार है। यही इस बात का पूरा कंक्लूजन है। तो जो हमारा इनिशियली क्वेश्चन था कि फ्रेजर की रिपोर्ट में ये पाया गया कि पुलिस फोर्स में इतनी प्रॉब्लम्स है, उस पर एक्ट क्यों नहीं किया? फ्रेजर ने जो फाइंड किया था वो ये था कि फोर्स कितने इफेक्टिव या इनइफेक्टिव है, लेकिन जो डिसीजन लिया था वो इस बेस पे लिया था कि फोर्स कितना कंट्रोल्ड है। और उस टाइम पर फोर्स प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड थी, वो अकाउंटेबल थी। इसलिए उन्होंने उस टाइम पे उस सिस्टम को ठीक करना ज़रूरी नहीं समझा। तो अगर एक पुलिस ऑफिसर हथियार उठाता है, उसका बाद में क्या होता है? बाद में कुछ होता ही नहीं। ये सिस्टम इस तरह से बनाया ही नहीं है कि बाद में उसे कुछ हो। अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी 1861 में बनाई नहीं गई थी, वो जान के छोड़ी गई थी, क्योंकि ये फोर्स जो थी लोगों की सेवा के लिए नहीं बनी थी, ये बनी थी सरकार की सेवा के लिए तब। और इंडिपेंडेंट इंडिया में भी ये चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि हर गवर्नमेंट को ये जो पावर है वो अपने काम की लगी। और ये कहानी सिर्फ पुलिस की नहीं है। बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता की धारा 218 के अकॉर्डिंग किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे किसी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड काम के लिए केस करने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी है। पुलिस बस ये फोरफ्रंट पर दिखती है इस चीज का फायदा उठाते हुए, क्योंकि इनके ऑफिशियल वर्क ड्यूटी में लोगों को पीटना मारना भी शामिल है, इसलिए ये दिख जाता है। लेकिन इसमें एक ये पॉइंट भी है कि अगर 120 दिन तक गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं लेती तो इसको ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड मान लिया जाएगा और उस एम्प्लॉय पर केस किया जा सकता है। ये चीज़ पॉजिटिव है क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें गवर्नमेंट की इनडिसाइसिवनेस की वजह से अटकी रहती हैं। इसमें एक फिक्स टाइम फ्रेम दिया गया है। सो बोथ 1930 और 2026 में सेम चीज़ें हुई। गवर्नमेंट ने कुछ बोला, सच्चाई कुछ और थी। अंग्रेज़ों के पास एक कारण था इस चीज़ को कंटिन्यू करने का, लेकिन आज की सरकारों के पास कोई कारण नहीं है। सिर्फ ये कन्वीनियंस बन के रह गया उनके लिए। पुलिस पे कोई ब्रेक मत लगाओ, पुलिस सिर्फ सरकार के अकॉर्डिंग चले। हमें ये मशीनरी एक विरासत में मिली थी और इसे बनाए रखना एक हमारी चॉइस है। तो आपको क्या लगता है, सिर्फ एक मिनिस्टर का रेजिग्नेशन काफ़ी है या फिर हमें पुलिसिंग रिफॉर्म के लिए भी लड़ना चाहिए? क्या 1861 की परछाई वाले एक्ट को पूरी तरह से खत्म कर कर एक फिर से नई हमें शुरुआत करनी चाहिए? या आपको लगता है कि असली बदलाव पुलिस में चेंज लाकर नहीं बल्कि पॉलिटिक्स को चेंज कर कर आएगा, जो इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं? जैसे आपने केरला और गुजरात के बीच में डिफरेंस देखा। अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट्स में लिखिए।